नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे भारतीय इतिहास के सीक्वेंस पर। भारतीय इतिहास को जनरली हमने 3 पार्ट में डिवाइडेड कर रखा है। प्राचीन भारत यानी कि एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। यहाँ पर इसके जो सीक्वेंस है वो किस तरीके से बनते हैं, पहले हम इस पर डिस्कस करेंगे ताकि हमारे दिमाग में वो सीक्वेंसेज बैठा रहे और जब हम इसी भी चीज़ की प्रिपरेशन करें या जो टॉपिक्स है वो टॉपिक्स की जो सीक्वेंस है वो अपने दिमाग में रहे कि ये कब घटना घटित हुई है। क्योंकि इतिहास में सबसे बड़ा जो कारण माना जाता है इस इतिहास को लेकर, वह उसकी टाइमलाइन को लेकर माना जाता है, और इसलिए हम इतिहास के कुछ कालखंडों को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। भारतीय इतिहास को सामान्यतः अगर बात की जाए तो 3 भागों में, 3 पार्ट्स में इसे डिवाइडेड किया गया है। एक तो एंशिएंट हिस्ट्री मानी जाती है, प्राचीन भारत, और एक पार्ट माना जाता है आपका मध्यकालीन भारत, और एक पार्ट जो है आपका आधुनिक भारत। यहां पर अगर हम बात करें तो प्राचीन भारत की जो टाइमलाइन है लगभग 25 लाख ईसा पूर्व यानी कि बीसी से लेकर आपका भारत पर इस्लामिक अटैक जो था वहाँ तक का और उसकी सफलता तक माना जाता है। यानी कि लगभग हम मान सकते हैं तराइन के सेकेंड जो टाइम फेज है वहाँ तक ये आपका प्राचीन भारत का कालखंड माना जाता है। मध्यकालीन जो भारत है, इस मध्यकालीन भारत की अगर बात की जाए तो इसकी जो टाइमिंग है वो 1192 ईस्वी से लेकर यानी कि एडी से लेकर आपके 1757 ईस्वी तक यानी कि एडी तक माना जा सकता है, जब भारत जो बंगाल का नवाब है वो प्लासी के युद्ध में जब पराजित हो जाता है, यानी सिराजुद्दौला जब प्लासी के युद्ध में पराजित हो जाता है, तब आप यहाँ पर इस आपका जो मिडाइवल हिस्ट्री है वो खत्म मान जाती है। अगला जो आधुनिक कालखंड है वह 1757 ईस्वी से 1947 ईस्वी का माना जाता है। तो ये इतिहास के कुछ कालखंड हैं और इनको मोस्ट ऑफ जब इतिहास पढ़ा जाता है तो इसी सीक्वेंसेस के साथ पढ़ा जाता है। यहाँ पर हम आगे अगर बात करें तो आपका जो प्राचीन भारत है, इस प्राचीन भारत की जो टाइमलाइन है या जो टाइमिंग है उस पर हम अगर हम बात करें तो सबसे पहले आप जब इतिहास पढ़ते हो तो इसके पाषाण काल पर हम बात करते हैं। और ये जो पाषाण काल का जो समय है, ये पाषाण काल का समय जनरली इस पाषाण काल में हम मानवीय उत्पत्ति जो है उस मानवीय उत्पत्ति से लगभग 20 लाख ईसा पूर्व से इस लाख वर्ष पहले जो मानव की उत्पत्ति हुई है वहाँ से इस टाइमलाइन को हम देखते हैं। और इस पाषाण काल का जो समय है उसमें अगर देखा जाए तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, ये 3 कालखंड इसमें डिवाइडेड कर रखे हैं। यानी कि जो आपका 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर यानी कि बीसी से जो लेकर है वह 25 लाख बीसी से लेकर आपके 3500 बीसी का जो समय है वो पाषाण काल के अंतर्गत माना जाता है। पूरा पाषाण काल का जो समय है वो 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर आपके लगभग 10,000 ईसा पूर्व तक का समय इस पूरा पाषाण काल का माना जाता है। इस पूरा पाषाण काल में
आपके एक तरीके से आदिम संस्कृति का साक्ष्य हमें प्राप्त होता है। भारत के अलग अलग स्थानों पर वो किस प्रकार वो संस्कृतियाँ डेवलप हुई नदी किनारे पर, उनके बारे में हमें साक्ष्य प्राप्त होता है। फिर आपका मध्य पाषाण काल का जो समय माना जाता है वह इसकी जो टाइमलाइन है वह लगभग 10,000 BC से लेकर आपके 5,000 BC का जो समय है मध्य पाषाण काल के रूप में इसको गिना जाता है। इन दो कालखंडों के बाद मानव को, जैसे कि मानव की का जो डेवलपमेंट है बड़ी तेजी के साथ जब होता है वह आपके नव पाषाण काल को माना जाता है। और इस नव पाषाण काल को हम जब पढ़ते हैं तो 5,000 ईसा पूर्व से लेकर लगभग 3500 ईसा पूर्व तक का जो समय है वो नवपाषाण काल के अंतर्गत माना जाता है। और इस नवपाषाण काल में जो मानव है उसने पहिए की खोज कर ली थी और आग की खोज कर ली थी। यहाँ तक कि उसने कृषि और पशुपालन में भी एक विशेष योग्यता अर्जित कर ली थी। वैसे कृषि और पशुपालन के जो प्रारंभिक साक्ष्य हैं मध्य पाषाण काल से मिलने लग जाते हैं, लेकिन उसका वास्तविक जो प्रयोग है वो आपके नवपाषाण काल में होता है। तो यानी कि कृषि और पशुपालन के डेवलपमेंट के साथ जब आग और पहिए के जो आविष्कार हो जाता है तो इस काल में बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन होता है। इसी वजह से गोल्डन चाइल्ड ने नवपाषाण काल को एक नवपाषाण कालिक संस्कृति के संबोधित किया है। तो ये आपका पाषाण काल माना जाता है। पाषाण काल के बाद आपका जो आद्य ऐतिहासिक काल भारतीय इतिहास का शुरू होता है और इसको रिप्रेजेंट जो भारत में करता है वह हड़प्पा सभ्यता या फिर कहे सिंधु घाटी सभ्यता। यहाँ पर इसका पहला स्थल जो हड़प्पा था और इस पहले स्थल के आधार पर ही इसका नामकरण हड़प्पा सभ्यता कहा गया। वरना जब ये पहले हड़प्पा में ये स्थल हड़प्पा से प्राप्त हुआ, लेकिन बाद में जब देखा गया तो सिंधु नदी की जो सहायक नदियाँ हैं वहाँ पर भी हमें इसके साक्ष्य प्राप्त होते हैं, तो इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता कर दिया गया। लेकिन बाद में जब और भी इसके बारे में खोजी हुई तो वहाँ पर ये साक्ष्य हमें प्राप्त होता है कि न केवल सिंधु बल्कि सरस्वती नदी पर भी इस सभ्यता के साक्ष्य प्राप्त होने लग गए। तो ऐसी स्थिति में इसका नाम सिंधु सरस्वती सभ्यता या घाटी सभ्यता नाम दे दिया गया। लेकिन बाद में जब इसके बारे में और उत्खनन हुआ तो ये जानकारी मिली कि न केवल भारत बल्कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भी इसके साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं। और भारत की जो गंगा यमुना नदी यानी कि यमुना की एक सहायक नदी है हिंडन नदी, उस हिंडन नदी पर भी इस सभ्यता के साक्ष्य प्राप्त हुए। तो उस आधार पर यह अनुमान लगाया गया कि यह सभ्यता केवल मात्र कुछ दो नदी तंत्र के आधार पर नहीं है तक सीमित नहीं है, एक ये विशाल सभ्यता है जो लगभग 3 लाख जो किलोमीटर क्षेत्र है वहां पर फैली हुई है, 13 लाख किलोमीटर क्षेत्र है वहां पर फैली हुई है। इस वजह से अब इसका जो पुनः नामकरण होता है वह आपके हड़प्पा सभ्यता के रूप में कर दिया जाता है। तो ये इसके नामकरण के संदर्भ में बात होती है, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता को जो कहा जाता था वर्तमान में इसका जो वास्तविक नाम है वो हड़प्पा सभ्यता है। और इसकी जो टाइमलाइन है जनरली आपके 3500 ईसा पूर्व से ये सभ्यता शुरू होती है और ये लगभग 1500 BC तक रहती है। यहाँ पर हम इसे एक तरीके से कांस्य युगीन सभ्यता को भी रिप्रेजेंट करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता भारत की, न केवल भारत की बल्कि विश्व की एक बहुत ही महत्वपूर्ण सभ्यता मानी जाती है। एक नगरीयकरण का प्रमाण देने वाली पहली सभ्यता मानी जाती है। यह सभ्यता न केवल एक बड़ी सभ्यता थी बल्कि एक डेवलपमेंट के आधार पर भी विश्व की अन्य जो मेसोपोटामिया जो सभ्यताएं हैं उन सभ्यताओं से भी सबसे बड़ी विकसित सभ्यता मानी गई। अब इस सिंधु घाटी सभ्यता के बाद भारतीय इतिहास का जो अगला टाइमलाइन आता है वह वैदिक सभ्यता। और इस वैदिक सभ्यता के जो निर्माता को सामान्यतः आर्य माना गया है और आर्य का जो शाब्दिक अर्थ है वह श्रेष्ठ जन होता है। इस वैदिक सभ्यता को वैदिक सभ्यता इसलिए कहा गया कि यह एक तरीके से इस काल में वेदों का निर्माण हुआ और वेदों के आधार पर ही हमें इस सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। यहाँ पर इस वैदिक सभ्यता का जो टाइमलाइन है वो सामान्यतः आपके 1500 BC से लेकर लगभग 600 BC का समय माना जाता है। और इस वैदिक सभ्यता को सामान्यतः आगे जाकर 2 टाइमलाइन या 2 भागों में डिवाइडेड किया गया है।
एक तो ऋग्वैदिक सभ्यता होती है, और इस यानी कि ऋग्वैदिक काल माना जाता है, और इस ऋग्वैदिक काल का जो समय है वह आपके 1500 बीसी से लेकर 900 बीसी का माना गया है। और इस ऋग्वैदिक काल में जो आर्य है वो आर्य आज के वर्तमान में जो आपके पंजाब अफगानिस्तान जो क्षेत्र है वहाँ पर निवास करते थे, और इसका जो साक्ष्य है हमें किससे प्राप्त होता है? ऋग्वेद से प्राप्त होता है। यानी कि ऋग्वेद जिस काल के बारे में जानकारी देता है उसे ऋग्वैदिक काल कहा गया। इसके बाद जो आर्य है उसका एक तरीके से स्थानांतरण होता है, वह आपके पंजाब और अफगानिस्तान के उस क्षेत्र से आगे बढ़ते हुए गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में चले जाते हैं, और वहाँ पर इसका सेकंड फेज शुरू हो जाता है जिसे आप उत्तर वैदिक काल कहते हो। और इस उत्तर वैदिक काल की यहाँ पर जो टाइमलाइन है वह 900 बीसी से लेकर 300 बीसी मानी गई। और यहाँ पर जो अन्य आपके 3 अन्य वेद है, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद, इसके अलावा अन्य जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं आपके आरण्यक हैं और उपनिषद हैं, इन सब के ये जो सभी साहित्य हैं या जिसे वैदिक साहित्य हैं, ये वैदिक साहित्य आपके उत्तर वैदिक काल के बारे में आपको जानकारी उपलब्ध करवाते हैं। तो भारतीय इतिहास का तीसरा टॉपिक वैदिक सभ्यता मानी जाती है। और इस वैदिक सभ्यता के बाद जब कर्मकांड या जो वैदिक कर्मकांड है उनकी जब उनका जो प्रभाव बढ़ता है या उनका प्रभाव क्षेत्र बढ़ता है, तो ऐसी स्थिति में धार्मिक आडंबर प्रवेश होने लग जाते हैं। इसी स्थिति में भारत में जो वर्ण व्यवस्था थी, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र, उसमें क्षत्रिय जो शासक हुआ करता था और ब्राह्मण जो जनरली वहाँ पर प्रभावशाली था, उन दोनों के बीच में एक कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है। और इसी कन्फ्लिक्ट, इन धार्मिक आडंबरों की वजह से जब ब्राह्मण और क्षत्रियों के बीच में कन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है तो उसके परिणाम स्वरूप आपके इस भारतीय जो संस्कृति है इसमें पहला या भारतीय इतिहास का पहला धर्म सुधार आंदोलन शुरू हो जाता है। भारतीय हिस्ट्री का पहला धर्म सुधार आंदोलन शुरू हो जाता है। और ये जो धर्म सुधार आंदोलन थे, इसके आप 2 प्रमुख संप्रदाय डेवलप होते हैं, एक तो जैन संप्रदाय और एक होता है बौद्ध संप्रदाय। जनरली इन दोनों संप्रदायों के जो निर्माता थे वह क्षत्रिय थे, तो इस वजह से अधिकांश इतिहासकार यहाँ पर ब्राह्मण क्षत्रिय कन्फ्लिक्ट को इस धर्म सुधार आंदोलन का कारण मानते हैं। और अब यहाँ पर ये जो जैनिज्म एंड बौद्धिज्म जो था, यह आपके जो वैदिक साहित्य है, इन वैदिक साहित्य के उपनिषद और आरण्यक ग्रंथों का सहारा लेकर एक नया फिलोसॉफी डेवलप करते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पर धर्म सुधार आंदोलन पढ़ते हैं। अब आगे अगर हम बात करें इंडियन हिस्ट्री के आगे कालखंड की बात करें, तो अगला कालखंड आता है आपके महाजनपद काल। ये जो महाजनपद काल था, इस महाजनपद काल की अगर आगे बात की जाए, जनरली हम जब वैदिक सभ्यता में देखते हैं कि इस काल में राजा का जो राज्य क्षेत्र होता था, यानी कि राजा को उस समय जनस्य गोप कहा जाता था, और उसका जो राज्य हुआ करता था उसे जनपद कहा जाता था। छोटे छोटे कबीले या छोटे छोटे क्षेत्र होते थे, उन्हें जनपद कहा गया। लेकिन कुछ ऐसे जो जनपद थे उन्होंने अपना अधिकार क्षेत्र या अपना भौगोलिक विस्तार कर लिया, और इस वजह से उनका जो नाम है वह जनपद से होकर महाजनपद हो गया। तो इंडियन हिस्ट्री के जो स्रोत है, यानी कि अगर हम बात करें भगवती सूत्र जो जैनिज्म ग्रंथ माना जाता है, और बौद्धिज्म में अंगुत्तर जो निकाय है, यह लगभग 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है। ये जो टाइमलाइन है ये 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है, जिसमें जो पूरे उत्तर भारत में अपना विशाल प्रभाव रखते थे। इस महाजनपद काल की अगर बात की जाए तो आपके लगभग 600 बीसी से लेकर आगे का जो समय जनरली आप माने मगध एम्पायर शुरू होता है 500
BC का जो समय है वहाँ तक आपका महाजनपद काल की शुरुआत मानी जाती है। और इस महाजनपद काल में दो तरीके की आपकी राजनीतिक व्यवस्थाओं की, यानी कि एक तो राजतंत्रात्मक व्यवस्था है और इन राजतंत्र के अलावा 10 गणतंत्रीय गणराज्य यानी कि गणराज्यों का भी यहाँ पर साक्ष्य प्राप्त होता है। लेकिन दोनों आपके एक तरीके से राजतंत्र पर आधारित थी, वंशानुगत आधारित थी। राजतंत्र इन महाजनपदों में अगर बात की, महाजनपदों में जो राजतंत्रिक व्यवस्थाएं थी उनमें से उन 16 महाजनपदों में एक महाजनपद हुआ करता था जिसको हम उस समय मगध कहते थे। और इस मगध ने आगे जाकर पूरे भारत का नेतृत्व किया और इस वजह से आगे की जो फेज है वो आपके मगध साम्राज्य के नाम से जानी गई। आगे का राज्य मगध साम्राज्य के रूप में जाना गया और इस मगध एम्पायर की शुरुआत आपके 523 ईसा पूर्व से होती है और ये लगभग आपके 185 ईस्वी तक सामान्य माना जाता है। और इस मगध एम्पायर की यहाँ से अगर देखा जाए तो जो शुरुआत है इसमें महाभारत काल में एक शासक हुआ करता था मगध का जिसका नाम जरासंध था। और इस जरासंध की मृत्यु के बाद इसका जो सेनापति है वह इस मगध पर अपना शासन स्थापित कर लेता है और वहाँ पर अपने पुत्र को शासक बना देता है। तो इस कड़ी से आपके मगध एम्पायर की शुरुआत हुई और इसमें जो अलग अलग राजवंश हमें यहाँ पर पढ़ने हैं, इसमें सबसे पहले जो शुरुआत मानी जाती है वह हर्यक वंश की मानी जाती है। हर्यक वंश का जो संस्थापक है वो बिंबिसार आता है। बिंबिसार को सामान्यतः बौद्ध के समकालीन माना गया और इस बिंबिसार ने इस मगध साम्राज्य के हर्यक वंश की स्थापना की। बाद में इस बिंबिसार की जो हत्या है इसी के पुत्र अजातशत्रु द्वारा कर दी जाती है। अजातशत्रु को जनरली पहला विस्तारक माना जाता है, वास्तविक विस्तारक माना जाता है और यही अजातशत्रु भारतीय इतिहास का पहला पितृहंता के रूप में स्थापित हुआ। हर्यक वंश चलता है। हर्यक वंश के बाद आपके इस हर्यक वंश की का जो पतन है शिशुनाग नामक व्यक्ति ने कर दी और उसी ने अपने नाम पर यहाँ पर अपना राज्य स्थापित कर लिया जिसे शिशुनाग वंश कहते हैं। तो यानी कि मगध एम्पायर में हर्यक वंश की पतन के बाद शिशुनाग वंश आता है और इसी शिशुनाग ने आगे जाकर यहाँ पर अपने पाटलिपुत्र, गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की और यही पाटलिपुत्र आगे जाकर आपके मगध एम्पायर की राजधानी बनता है। शिशुनाग वंश का भी पतन यहाँ पर महापद्मनंद द्वारा कर दिया जाता है और यहाँ पर उसने अपने नाम पर अगला एक वंश स्थापित कर लिया जिसे नंद वंश कहा गया। ये नंद वंश भारतीय इतिहास के रेफरेंस पे बड़ा इसलिए माना जाता है कि इसी नंद वंश के काल में भारत पर 323 ईस्वी में सिकंदर का अटैक होता है और इस सिकंदर के आक्रमण के दौरान इसी नंदवंश का एक शासक हुआ करता था जिसका नाम घनानंद था और वह घनानंद यहाँ का शासक था, लेकिन वह इस सिकंदर के आक्रमण का प्रतिरोध करने में सक्षम नहीं था। ऐसी स्थिति में तक्षशिला के एक शिक्षक हुआ करते थे चाणक्य ने अपनी कूटनीतिक नीतियों से इस घनानंद को अपदस्थ करके अपने शिष्य चंद्रगुप्त को वहाँ का शासक नियुक्त कर दिया और इस प्रकार भारत में एक महान शासन की शुरुआत मानी जाती है जिसे आप मौर्य वंश कहते हो। मौर्य वंश सामान्यतः 322 BC से लेकर आपके 185 BC तक का समय इस मौर्य वंश के संदर्भ में माना जाता है। मौर्य वंश का जो संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरे उत्तर भारत यहाँ तक कि दक्षिण भारत तक भी अपना राज्य का विस्तार किया और इस चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार शासक बनता है जिसने उस राज्य को अक्षुण्ण बनाए रखा और बाद में अशोक आता है जिसने इसका और अधिक विस्तार किया। अशोक के बाद धीरे धीरे इस मौर्य एम्पायर में का पतन शुरू हो जाता है और बाद में ये कहा जाता है कि वृद्धत नामक एक शासक था जिसकी हत्या उसी के सेनापति पुष्यमित्र शुंग द्वारा कर दी जाती है और इस प्रकार मौर्य वंश के पतन के बाद
आपके इंडियन हिस्ट्री में एक नया वंश आ जाता है जिसे शुंग वंश कहते हैं। लगभग 185 ईसा पूर्व से लेकर आपके 27 ईस्वी तक जनरली आपके शुंग वंश का शासन रहता है। और इस शुंग वंश का जो पुष्यमित्र शुंग था, इसके बाद यहाँ पर 8 शासक हुए जिन्होंने यहाँ पर शासन किया। शुंग वंश के पतन के बाद यहाँ पर भी एक नाग दशक होता है इसकी हत्या कर्णों द्वारा कर दी जाती है और एक नया वंश यहाँ पर स्थापित हो गया जिसे आप कर्ण वंश कहते हैं। ये कर्ण वंश आपके जो मौर्य एम्पायर था या फिर मगध एम्पायर था, इस मगध एम्पायर जिसे हम कह सकते हैं फर्स्ट या इस साम्राज्य का पहला फेज था, इसका एक अंतिम राजवंश माना जाता है कर्ण वंश। और इस कर्ण वंश की जो के अंतिम शासक है उसकी हत्या सिमुक द्वारा, जो सातवाहन वंश का शासक हुआ करता था, उसके द्वारा कर दी जाती। तो इस तरीके से आपका जो मगध एम्पायर के जो अलग अलग राजवंश है कुछ समय के लिए ये खत्म हो जाते हैं और आपके मगध एम्पायर के बाद साउथ इंडिया भारतीय इतिहास का केंद्र बन जाता है, यानी पाटलिपुत्र कुछ समय के लिए यहां से हट जाती। सातवाहन वंश स्थापित हो जाता है और ये सातवाहन वंश उत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों पर भी अपना अधिकार स्थापित कर लेता है। सातवाहनों का योगदान ये माना जाता है कि इस सातवाहन राजवंश के काल में भारत में सामान्यतः शक, कुषाण, इंडो ग्रीक जो विदेशी आक्रमणकारी है उनके शासन होते हैं। जनरली इनमें सबसे कुषाणों की बात करें तो कुषाणों ने तो आपके आपके उत्तर पश्चिमी जो भारत है वहाँ पर जो पेशावर क्षेत्र है वहाँ पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। और इन कुषाणों का जो सबसे प्रसिद्ध शासक हुआ वह कनिष्क माना जाता है। तो यानी कि सातवाहनों के काल में भारत पर विदेशी आक्रमण शुरू हो जाता है और इस विदेशी आक्रमणों की श्रेणी पर अगर हम बात करें तो यहां पर कौन कौन, इंडो ग्रीक, शक, कुषाण, पार्थियन, ये अलग अलग जो कैटेगरीज है ये कैटेगरीज भारत पर अटैक करती है। और इनमें अगर हम बात करें तो इंडो ग्रीक का वैसे विशेष और पार्थियन का तो विशेष इतना प्रभाव नहीं हुआ, लेकिन शक और जो कुषाण है वो भारतीय संस्कृति को अपना लेते हैं और यहीं पर होकर रह जाते हैं। यहाँ पर शकों की अगर हम बात करें तो शकों में जो प्रमुख शासक है वो शकों का प्रमुख शासक नैपान और रुद्रदामन होता है। और रुद्रदामन भारतीय संस्कृति का बड़ा समर्थक हो जाते हैं आगे जाके, और बाद में उन्होंने संस्कृत का भारतीय इतिहास का पहला अभिलेख वह जूनागढ़ अभिलेख के रूप में स्थापित करते हैं। तो शक और इसमें एक नहपान भी होता है और शक और सातवाहन है, इनके बीच में आपसी संघर्ष चलते रहते हैं। शकों ने जनरली शकों के जो क्षेत्र है वो क्षत्रप के रूप में माने जाते थे और इनके जो केंद्र हैं वह आपके तक्षशिला, उज्जैन, मथुरा और नासिक, ये 4 केंद्र या 4 क्षत्रप इनके स्थापित होते हैं। इसके अलावा कुषाणों की बात करें तो इनका कुषाणों का भारत के उत्तर पश्चिमी हिस्सों पर अपना प्रभाव रहा और इनका जो प्रमुख शासक था वह कनिष्क रहा। तो ये भारतीय इतिहास के का एक शून्य काल माना जाता है और इस शून्य काल को भरने का काम कौन करेंगे? सातवाहन करेंगे। गौतमी पुत्र सातकर्णी इस सातवाहन वंश का प्रमुख शासक माना गया। अब सातवाहन वंश के पतन के बाद इंडियन हिस्ट्री में अब वापस एक नया एम्पायर या फिर कहे कि नया क्षेत्र शुरू होता है। मगध साम्राज्य का जो फेज सेकंड है, हमने फेज फर्स्ट में बात की जहां का जिसको लीड वहां पर उस समय मौर्य कर रहा था, यानी कि वहाँ 4-5 वंश आते हैं। लेकिन अगला जो फेज है वो आपके मगध साम्राज्य का फेज सेकंड, और इस फेज को लीड करेगा या फिर इसे चलाएगा कौन? गुप्त वंश। गुप्त वंश इसका जो कालखंड अगर हम बात करें तो आपके 319 ईस्वी से
यहाँ पर ईस्वी आ चुकी थी इस समय। 319 ईस्वी से लेकर लगभग 6ठी शताब्दी तक, ईस्वी तक, 6ठी ईस्वी तक आपके गुप्त वंश का शासन रहा। और इस गुप्त वंश के शासकों की अगर हम बात करें, जिसमें हम पढ़ते हैं, इसमें घटोत्कच से शुरुआत मानी जाती है, लेकिन ऐतिहासिक साक्ष्य में इसकी शुरुआत श्रीगुप्त से मानी गई। और इस श्रीगुप्त के बाद यहाँ पर चंद्रगुप्त प्रथम आता है। चंद्रगुप्त के बाद यहाँ पर हम समुद्रगुप्त को देखते हैं, और समुद्रगुप्त के बाद यहाँ पर आपको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, और इस चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का काल भारतीय इतिहास का बड़ा सांस्कृतिक या गोल्डन एज माना जाता है। और इस पूरे के पूरे राजवंश को इंडियन हिस्ट्री का एक गोल्डन पीरियड के रूप में संबोधित किया गया, क्योंकि इस काल में भारतीय इतिहास में न केवल राजनीतिक विस्तार देखने को मिलता है, बल्कि इस गुप्त वंश के काल में भारतीय संस्कृति का सर्वाधिक विस्तार हुआ। इस वजह से इंडियन कल्चर का गोल्डन एज कहा गया आपके गुप्त वंश को। इस गुप्त वंश के काल की सबसे बड़ी चीज जो भारतीय राजनीति के संदर्भ में मानी जाती है कि इसी गुप्त वंश के काल में भारत पर हुणों का आक्रमण होता है। मंगोलिया से आए हुए जो हुण थे वह इसी गुप्त वंश के आगे के जो शासक आएंगे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बाद, आपके स्कंदगुप्त और कुमारगुप्त जो शासक थे, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, इनके काल में ये जो हुण हैं, हुणों के अटैक होते हैं। और गुप्त वंश की सबसे बड़ी उपलब्धि जो मानी जाती है, वैसे सांस्कृतिक और राजनीतिक उपलब्धि को तो लेकर हम देखते हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो उपलब्धि मानी जाती है कि भारत को हुणों के आक्रमण से बचाने का जो काम अगर किसी शासकों ने किया है, वो गुप्त शासकों ने माना जाता है। और बाद में ये कहा जाता है कि मगध एम्पायर का भी इस तरीके से डिवाइडेशन शुरू हो जाता है, यहाँ पर भी इसका पतन शुरू हो जाता है। और इस गुप्तोत्तर काल जिसे आप कह सकते हो, इस गुप्तोत्तर काल में भारत में अगला जो आएगा वह केंद्र बनेगा आपका कन्नौज। या फिर अगर हम बात करें अगला जो आता है आपका वर्धन वंश। और ये जो वर्धन वंश है, इस वर्धन वंश को देखा जाए तो जब गुप्त वंश का पतन हो रहा था, गुप्त जो राजवंश है उसके दो केंद्र बन चुके थे, एक पाटलिपुत्र हुआ करता था और एक जो था वो आपके उज्जैन हुआ करता था। मतलब आपका जो गुप्त एम्पायर था उसका विभाजन हो चुका था। ऐसी स्थिति में अब राजनीति का जो क्षेत्र है पाटलिपुत्र यानी कि गंगा यमुना दोआब से आगे बढ़कर आपके कन्नौज चला जाएगा। और कन्नौज थानेश्वर में ये कहा जाता है कि उस समय जो वर्धन वंश था वो वर्धन वंश अपना प्रभाव स्थापित कर लेगा। और लगभग 6ठी से 7वीं शताब्दी तक, 6ठी से 7वीं शताब्दी तक इस वर्धन वंश का विशेष प्रभाव माना जाता है पूरी भारत की राजनीति में। और इस वर्धन में जनरली राज्यवर्धन, प्रभाकर वर्धन और लेकिन सबसे जो लीड रोल में आता है वह हर्षवर्धन आता है। हर्षवर्धन ने असम को छोड़कर, असम कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत, आपके नर्मदा नदी तक संपूर्ण उत्तर भारत जो था उस पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। और इस कालखंड में इनका जो प्रमुख एक दरबारी था बाणभट्ट था, उससे हमें इस हर्षवर्धन के बारे में विशेष साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो ये वर्धन वंश, इस वर्धन वंश के बाद जैसे ही हर्षवर्धन की मृत्यु होती है लगभग 643 ईस्वी में, तो उसके बाद आपके भारतीय जो राजनीति है उसमें विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन शुरू होता है। यानी कि अलग अलग जगह केंद्र स्थापित हो जाते हैं, छोटे छोटे राज्य स्थापित होते हैं। जो सामंत या जो शासक थे वह यहाँ पर अपना प्रभाव स्थापित करते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप इस आगे के काल को राजपूत काल कहते थे। जनरली इतिहासकारों ने इसे राजपूत काल कहा गया उत्तर भारत में, लेकिन इसी के साथ साथ आपका जो दक्षिण भारत है वह दक्षिण भारत भी राजनीति का एक अलग ही रोड मैप तैयार कर रहा था। यहाँ पर इस राजपूत काल कहे या फिर भारतीय विकेंद्रीकरण
या भारतीय राजनीति का या भारतीय रियासतों का काल हम इसे कह सकते हैं। अब अगर देखी जाए तो उत्तर भारत में अलग अलग राजवंश यहाँ पर हम इसमें पढ़ते हैं। अगर देखा जाए तो उत्तर भारत और एक आपके दक्षिण भारत, यहां पर अलग अलग राजवंश स्थापित हो जाएंगे। यहां पर अगर हम उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर भारत में हम पढ़ेंगे गुर्जर प्रतिहार, जो हर्षवर्धन की सामंत हुआ करते थे और बाद में ये कहा जाता है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और कन्नौज का क्षेत्र इन्हीं के अधीन में रहता है। गुर्जर प्रतिहार वंश के अलावा हम उत्तर भारत में बंगाल का पाल वंश, ये प्रमुख उत्तर भारत के राजवंश थे। दक्षिण भारत में अलग अलग राजवंश यहां पर फिर स्थापित होते हैं। यहां पर पल्लव वंश को हम पढ़ते हैं। पल्लव वंश के अलावा हम राष्ट्रकूट वंश को पढ़ते हैं। चालुक्य वंश और चोल वंश, ये प्रमुख राजवंश यहाँ पर भारतीय इतिहास में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं। तो ये जनरली अगर हम बात करें तो भारतीय जो राजनीति है हर्षवर्धन के बाद जनरली छोटे छोटे भागों में डिवाइडेड हो जाती है। गुर्जर प्रतिहार, बंगाल के पाल वंश और इन्हीं के बाद जनरली अगर हम बात करें तो राजस्थान में ही गुहिलोत वंश, मारवाड़ का राठौड़, आपके अजमेर के चौहान, बुंदेलखंड के चंदेल, इस तरीके के अनेक आपके गहडवाल के कन्नौज के गहडवाल, इस तरीके से अनेक जो राजवंश है वो उत्तर भारत में स्थापित हो जाते हैं और दक्षिण भारत में इनका अलग संघर्ष चलता है और उत्तर भारत में इनका अलग संघर्ष चलता है। और इन्हीं आपसी संघर्ष के बाद भारत पर विदेशी आक्रमण की शुरुआत हो जाती है और भारत में जब ये विदेशी आक्रमण हुआ वहीं से आपका जनरली अगर देखा जाए तो इस राजपूत काल के बाद भारत पर गजनी का आक्रमण हो जाता है। गजनी में यह कहा जाता है कि सुबुक्तगीन के द्वारा पहला आक्रमण हुआ और उसकी प्रारंभिक सफलता के बाद उसका पुत्र महमूद गजनवी हुआ करता था और महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किए और वहाँ पर सफलता प्राप्त होने के बाद महमूद गजनवी ने एक तरीके से इस्लाम के प्रचार प्रसार को आधार बनाकर और आगे जाकर जनरली ये कहा जाता है कि उसी का एक आगे उत्तराधिकारी होगा जिसका नाम महमूद गोरी है। और महमूद गोरी तराइन के द्वितीय युद्ध में जिस तरीके से विजय प्राप्त करता है और विजय प्राप्त करने के बाद उसने लाहौर से आगे बढ़ते हुए दिल्ली तक अपना प्रभाव जमा लिया और दिल्ली पर प्रभाव जमाने के बाद वहीं से उसके जो गुलाम थे उन गुलामों ने एक सल्तनत की शुरुआत करती जिसे दिल्ली सल्तनत कहा गया और वहीं से आपके इंडियन हिस्ट्री का जो मिडाइवल सेक्शन है उस मिडाइवल सेक्शन की शुरुआत मानी जाती है। यानी कि आपके 7वीं शताब्दी के बाद 7वीं शताब्दी से 1192 तक का जो काल है वो आपका एंशिएंट हिस्ट्री का लास्ट टाइम पॉइंट माना जाता है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे आपके मिडाइवल हिस्ट्री के जो अलग अलग सेक्शन है उस पर। थैंक यू।